वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBI की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और करप्शन की कहानी भी बेनकाब कर दी है। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि FBI में मिली भगत से बड़ी करप्शन हो रही है। सालाना खरबों रुपए खजाने में आने के बजाय जो जेबों में चले जाते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में मसाइल बढ़ रहे हैं और कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लिया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अमीन साहब और साथ ही आबिद सुलहरी साहब, साथ ही हमारे साथ शकील अहमद भी मौजूद हैं। आप तीनों का वक्त देने का बेहद शुक्रिया। साजिद अमीन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप ये कहेगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि FBI में करप्शन उरूज पर है, तो अभी तक कोई इस तरह की इस्लाहात क्यों नहीं सामने लाई जा सकी, कोई शफाफ मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जा सका? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उस बयान को पूरा सुने तो उसके अंदर ही उन्होंने हल भी दे दिया है कि हमें इसको एक ब्रॉडर जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है सिर्फ जाहिर है FBR पे वो है उसमें कि FBR के जो चैलेंजेस हैं वहाँ पे हम टैक्स कलेक्शन उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं जिस तरह से होनी चाहिए, बट FBR भी एक उसी बड़े सिस्टम में ऑपरेट करता है जहां पे हमारी इकोनॉमिक गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है हमें ओवरऑल किसी एक इदारे पे शायद हम बहुत ज्यादा उसका रोल तो है लेकिन शायद वो सब कुछ दुरुस्त नहीं कर पाएगा जब तक हम एक ब्रॉडर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसको हम नहीं लेके आते, गवर्नेंस रिफॉर्म्स को नहीं लेके आते हैं। बट ये बड़ा अहम बयान था कि हमें FBR को दुरुस्त करना है, क्योंकि वाकई ही इस वक्त पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला है वो हमारे फिस्कल डेफिसिट हैं। हम अपनी जो आमदन है बढ़ रही है लेकिन हमारी बढ़ नहीं रही, खर्चे हमारे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और FBR का बहुत क्रिटिकल रोल है, लेकिन हमें जो रिफॉर्म्स हैं वो ब्रॉड बेस्ड करना होंगी। सही है। साथ मौजूद रहिएगा। शकील, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक सवाल उठाया था, बड़ा अहम सवाल था, और जैसे कि अभी साजिद अमीन साहब भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने साथ ही उसका हाल भी बताया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को हम उठा लें, अगर हम वज़ीर आज़म का कल का बयान उठा लें, इससे पहले भी जितनी मीटिंग्स होती है उसमें बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि FBR की करप्शन के बारे से बात हो चुकी है। लेकिन जैसा कि अभी साजिद अमीन साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने उसका हाल भी बताया है, हल तो बता दिया, लेकिन अमली इक़दामात कहीं पर नजर आ रहे हैं कि कब से करप्शन की बात हो रही है। FBR में करप्शन बोझ अवाम की जेब पर है। आप और मैं उसके पैसे अपनी जेबों से अदा कर रहे हैं, उसकी करप्शन के पैसे हम अदा कर रहे हैं। तो कुछ अमली इक़दामात भी दिखाई दे रहे हैं कहीं पर आपको? देखिए, अमली इक़दामात जो है ना बेसिकली नंबर्स के ज़रिए सामने आते हैं, क्योंकि जो FBR की टैक्स कलेक्शन है बेसिकली नंबर्स गेम है। आपने एक सालाना हदफ रखा होता है, आपने टैक्स टू GDP का टारगेट रखा होता है, आपने IMF को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, आपने बाकी इदारों को इस हवाले से कुछ अश्योरेंसेस दी होती हैं, उसी की बेस पे आपको कर्जा भी मिलता है। तो जो नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं ना वो बड़े अजीब से हैं, क्योंकि 2022 में 1290 अरब रुपये का टैक्स गैप था जो FBR की अपनी रिपोर्ट है टैक्स गैप के ऊपर। लेकिन जब हम 2024-25 पे जाते हैं तो यही गैप बढ़कर 7000 अरब हो जाता है। तो हम बेहतरी की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं, और यही मेरा सवाल था। इससे पहले डॉक्टर खाकान नजीब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल थे। मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा जो डॉक्टर साहब हैं इनसे, कि साजिद अमीन साहब से और डॉक्टर आबिद सुलहरी से भी, कि इन्फोर्समेंट जो है वो मैज़ हम क्यों नहीं इफ़ेक्टिव ले पाते हैं, क्योंकि फेडरल कैपिटल जो कि FBR के अंदर, यहाँ पे FBR का इदारा भी मौजूद है, यहाँ के अंदर इन्फोर्समेंट का ये आलम है कि बड़े बड़े आउटलेट्स जो हैं वो डिजिटल इनवाइस जारी नहीं करते। कपड़ों की दुकानें हैं यहाँ पे, मेडिकल स्टोर्स हैं, इसके अलावा दीगर आउटलेट्स हैं। तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? तो मैं इन्फोर्समेंट के हवाले से पूछना ये चाह रहा था, क्या हम सीरियस हैं इन्फोर्समेंट मैयर्स के लिए, कि या फिर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आवाम पर ही बोझ डालते रहेंगे? जी आबिद सुलहरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो है वज़ीर आज़म के बयान को IMF की जो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उसके साथ रख के जरा मुआवजा कीजिए। IMF ने एग्जैक्टली यही कहा कि FBR जो है वो एक ऐसी जगह बन चुकी है यहाँ पे कि ऑफिसर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जज करते वक्त उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को बिल्कुल नहीं देखा जाता, बल्कि बाज़ औक़ात वो ऑफिसर जिनकी के फाइनेंशियल इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है उनको अच्छी पोजीशन जो है वो मिल जाती है। तो ये IMF हमें बता रहा था। अब वज़ीर आज़म भी तकरीबन इसी चीज का उन्होंने अदा किया जब उन्होंने अपना बयान दिया। इसकी 2-3 वजूहत है। पहली वजह जो है वो तो कनाइवेंस है, और दूसरी वजह जो है वो लैक ऑफ कैपेसिटी है कि क्या आपके पास कैपेसिटी मौजूद है एनफोर्समेंट की या नहीं। जब आपके पास कनाइवेंस हो यानी कि मिली भगत हो, दूसरी तरफ आपके पास कैपेसिटी भी ना हो, तो फिर
उसी तरह की सिचुएशन सामने आती है जिसको कि आप डिस्कस कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में FBR की नाक के नीचे अगर इन्फोर्समेंट जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही तो फिर बाकी पाकिस्तान को या पेरिफेरीज को या जो बाकी एरियाज हैं वहाँ पे आप कैसे इन्फोर्समेंट करवा सकेंगे। इसमें जो ना सिर्फ ये कि इनकी कैपेसिटी को बेहतर बनाना, इनकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो देना, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, जो इनकी जो वैल्यूएशन जो असेसमेंट्स होती हैं उसको एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी से लिंक करना, और उसके अलावा काली भेड़ों का खात्मा, ये सारी चीजें जो है ये इकट्ठी करने की जरूरत है ताकि कुछ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनमें इजाफा हो सके और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनमें कमी आ सके। ऐसा ही है। सुलेहरी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। साजिद साहब आपकी जानिब आऊंगी। जैसा कि हम बात करें कि FBR में करप्शन उरूज पर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बड़ा बयान है, तो जब FBR में करप्शन है तो वो सिर्फ FBR तक महदूद नहीं रहती। हम अक्सर देखते हैं जब ये फंड्स उनकी जेबों में जाते हैं तो असासे बनाए जाते हैं, फिर वो असासे जाहिर नहीं किए जाते, उनको छुपाने के लिए दीगर जो इदारे हैं उनकी मदद ली जाती है, वहाँ तक करप्शन फैल जाती है। तो आपके ख्याल से जो माफिया एक बन चुका है और इसके खिलाफ एक गवर्नेंस का जो मजबूत निज़ाम है वो नहीं लाया जा सका, इसकी क्या कोर बुनियादी वजह क्या है और इसके लिए इकदाम क्या करने चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल डॉक्टर सुलेहरी साहब ने बड़ी तफसील से बताया, लेकिन अगर हम एक स्टेप उससे और पीछे जा सकें, देखिए हमारा जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो बड़ा स्ट्रक्चरल है। हमारा चाहे वो टैक्स का निज़ाम है, चाहे वो पब्लिक स्पेंडिंग का निज़ाम है, वो बना ही वक्ती तौर के हल के लिए है, शॉर्ट टर्म है, स्टेबलाइजेशन फोकस्ड है। हमारा पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक गवर्नेंस का मॉडल है, जिसका FBR भी एक प्लेयर है, एक मेंबर है, वो सिर्फ अगले हफ्ते के अगले क्वार्टर के टारगेट के लिए दौड़ रहा होता है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले सके, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है तो शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन IMF अगर ये कहता है कि नहीं मुझे तो इस साल आपसे इतने ट्रिलियन चाहिए, वो कहीं से भी आए, तो जो FBR है वो बस वहीं जाएगा जहां से इजीली एक्सट्रैक्शन हो सके। तो हमारा मौजूदा जो टैक्स का सिस्टम है वो टैक्स मोबिलाइजेशन के लिए नहीं बना, जिसमें रिफॉर्म्स होती हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स पे करने वाले हैं, जिन पे लायबल है टैक्स, वो टैक्स पे करें, उनको टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, ये टैक्स मोबिलाइजेशन के लिए होते हैं। बिल्कुल हमारा तो पूरा सिस्टम जो बना है वो बना ही टैक्स एक्सट्रैक्शन के लिए है, वो रेवेन्यू के एक्सट्रैक्शन के लिए बना है और हम उसके हिस्सेदार हैं। हम बजट की अगर बात कर ले, किसी भी हमारे यहाँ जितनी बजट पे बात होती है वो होती है कि ये रेवेन्यू टारगेट क्या है, पूरा कैसे होगा, अगले क्वार्टर में क्या होगा, गैप कितना है। तो मुझे लगता है FBR के साथ साथ हमारी जो इंटायर इकोनॉमिक गवर्नेंस का मॉडल है उसको ओवरहॉल होने की जरूरत है। तो पहला ओवरहॉल होने की जरूरत है। आबिद साहब यही नुक्ता लेकर आपकी जाने बढ़ते हैं। साजिद साहब अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम लगता है इसलिए बना है, सिस्टम लगता है इसलिए बना है, लेकिन जो सूरत हाल बन चुकी है FBR के अंदर, जो करप्शन की इस टाइम दास्तानें चल रही हैं, वो तो ये लगता है कि सिस्टम बना ही शायद इनकी करप्शन के लिए है। और अगर वज़ीर आज़म साहब ने बयान दे दिया है, आप क्या समझते हैं, मुझे इस पर मुख्तसर कमेंट कर दें बस, कि अभी तक फिर कोई सजाएं क्यों नहीं हुई? करप्शन की कोई सजा होती है, करप्शन के बाद कोई प्रोसेस होता है, हम अभी तक वहां पर गए क्यों नहीं? सिर्फ बात कर देना ये काफी है क्या कि करप्शन FBR में एक इतना बड़ा क्राइम आपकी मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है कि इदारा? सिर्फ मौजूदा वज़ीर आज़म का बयान ही नहीं, आप बहुत से पिछले वज़ीर आज़म के बयान देख लें। पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी आपको याद होगा कि लिस्ट बनी थी और जिसमें के लाखों अफराद शामिल थे जिनका तर्ज जिंदगी जो है वो उनके दिए गए टैक्स से मुताबिकत नहीं रखता था, और उस वक्त भी यही बात की गई थी कि उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जाहिर है कि इस वक्त आपके पास डिजिटलाइजेशन और डाटा ट्रायंगुलेशन जैसे जो मॉडर्न टूल्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे एक जानने वाले, उनको एक ही साल की जो टैक्स की ऑडिट है वो 5 सालों में रिपीट होके वही कॉपी पेस्ट होके उनके पास पहुंची, और अब जब वो टैक्स दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं उसको दुरुस्त करवाने के लिए, तो उनसे कहा जा रहा है कि जी चूंकि ये चीजें आप नोटिस, अब आप जो है अब जाइए एपलेट कोर्ट में और वहां पे जाके रिलीफ दीजिए, सिस्टम से जो इशू हो चुका। तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन जो है वो शायद इसका हल नहीं है। हमें यकीनी तौर पे इसका पूरा DNA जो है वो चेंज करना होगा। जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है ऑफिसर्स की, वहां से इसको शुरू करना होगा, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल उसको
कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वहां तक आना होगा। अदरवाइज जब आप बिग डाटा के साथ अगर गलतियां होंगी तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी। ये वही गलतियां हैं जैसे कि हम माजी में देखते चले आए कि फल बेचने वाला जो है उसको कितने करोड़ का बिजली का बिल आ गया चूंकि कंप्यूटर ने उसको पिक कर दिया। तो ये जो है सिर्फ किसी एक इस्लाह की जरूरत नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को हॉलिस्टिकली देखना होगा। इसकी ह्यूमन रिसोर्सेज को, इसको जो पॉलिटिकल बैकिंग या दी जाती है और इस पे जो ट्रेनिंग दी जाती है उन सब की तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये तमाम तर पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। साजिद अमीन साहब, आबिद सुलेहरी साहब और साथ ही शकील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का हमें वक्त देने का बेहद शुक्रिया।